Next question. It says the force exerted by floor of an elevator on the foot of a person. चलिए पहले मैं एलिवेटर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर एक पर्सन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लीजिए। अब इस पर्सन पे अगर फोर्सेस देखे जाएं तो इस पर्सन का अपना वेट होगा mg और इसके फुट पर ऊपर की तरफ फ्लोर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। चलिए अब एलिवेटर, अब ऑप्शन है एलिवेटर इज गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। तो अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे है। और अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो मैं ए ऑप्शन के लिए न्यूटन्स लॉ लिख सकता हूँ mg, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है तो नीचे पॉजिटिव मान लिया मैंने, माइनस n इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलती है mg माइनस एम ए, तो क्लियरली n की वैल्यू mg से कम है। तो ये कह रहा है कि the person is the force exerted by floor of an elevator on the foot of a person is more than weight of the person if the elevator is। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढने जहाँ पे फ्लो जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन या फ्लोर के कारण पर्सन पे जो फोर्स है वो बड़ा है वेट से, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो छोटा आ रहा है। नॉर्मली फोर्स होता है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप। अब अगर गोइंग अप है और स्पीडिंग अप है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा, तो आप लिखेंगे, अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू mg प्लस एम ए आ जाती है, तो ये एक सही ऑप्शन है। यहाँ पर जो फ्लोर का फोर्स है वो mg से बड़ा आएगा। नीचे नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। अब ये ऑप्शन ड्रॉ करते हैं, ऑप्शन सी। गोइंग डाउन नीचे जा रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर ही है। और अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऑप्शन बी की तरह ही यहाँ पे बन जाएंगे हमारे इक्वेशंस। सी के बी की तरह ही होगा और एन की वैल्यू बड़ी ही आएगी वेट से, तो ये भी सही ऑप्शन है। एंड गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, इन दैट केस तो भाई एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, और नीचे होगा तो ऑप्शन ए फॉलो होगा, ऑप्शन ए के इक्वेशन फॉलो होंगे, तो एन की वैल्यू कम आएगी। तो करेक्ट आंसर बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर। देखिए अगर कोई एलिवेटर की केबल में जो टेंशन है वो वेट के बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए हैं भाई, T बराबर W, इसका मतलब एलिवेटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, अब हम ऑप्शंस पढ़ें तो ऑप्शन लिखा है गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, इसमें एक्सेलरेशन है। गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, इसमें भी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इनफैक्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सी और डी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मे भी लिखा हुआ है, इट मे बी गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड और गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये इसके सही आंसर है। आगे चलते हैं, देखिए अब ये भी फ्रेम से रिलेटेड सवाल है। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। चलिए दो फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। S1 and S2. The frame S2 moves with respect to S1 with an acceleration. Okay. तो भाई इसका तो मुझे पता नहीं, चलिए इसका एक्सेलरेशन मैं A1 मान लेता हूँ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है A1 प्लस A, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ्रेम S2 जो है वो S1 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, तो A तो पक्का नॉन ज़ीरो है। हाँ, A1 में भी ज़ीरो और में भी नॉन ज़ीरो। ओके, अब लिखा हुआ है कि let F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2। एक तो पार्टिकल है जिसको हम S1 S2 से देख रहे हैं। अब देखिए इस पे स्यूडो फोर्स S1 के रिस्पेक्ट में लगेगा m, पार्टिकल का मास m है और A1, और S2 के रिस्पेक्ट में लगेगा ये S1 के रिस्पेक्ट में, और S2 के रिस्पेक्ट में लगेगा m A1 प्लस A S2 के रिस्पेक्ट में। अब ऑप्शंस हमें पकड़ने हैं जो पॉसिबल नहीं है। देखिए F1 ज़ीरो और F2 नॉन ज़ीरो।
बिल्कुल सही बात है, ये तो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये F1 है, ये F2 है। अब अगर A1 के बारे में हमें कुछ कहा नहीं था, अगर A1 को 0 मान लें तो F1 0 हो जाएगा, F2 नॉन जीरो, तो ये पॉसिबल आंसर है। इसलिए ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें पूरा बताना है नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर नहीं है भाई। अब आते हैं F1 नॉन जीरो और F2 0। अब देखिए F1 अगर नॉन जीरो है, ओके, F1 को हम मान लेते हैं नॉन जीरो, ओके, और तो F2 क्या होगा? देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर A1 की वैल्यू A के बराबर हो और A से अपोजिट डायरेक्शन में हो, भाई ये तो वेक्टर्स हैं, एक्चुअली मैंने वेक्टर साइन बनाए नहीं है, बट सोचिए अगर A1 की वैल्यू A के बराबर हो और A के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये तो एक्सेलरेटेड होगा, नॉन इनर्शियल, और ये इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा S2, ओके, S2 इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। तो ऐसे केस में ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये नॉट पूछा है, क्योंकि इन दैट केस A1 तो है। अब A1 नॉन जीरो है, और A1 क्या है? A1 जो है बी ऑप्शन में, अगर मैं मान लूँ A1 माइनस A के बराबर है वेक्टर में, तो इसलिए क्या होगा कि भाई S1 के रिस्पेक्ट में तो स्यूडो फोर्स नॉन जीरो आएगा, लेकिन S2 इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, S2 का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो उसके फ्रेम में स्यूडो फोर्स जीरो आ जाएगा। तो ये पॉसिबल आंसर है, ओके। सी देखते हैं, F1 भी जीरो, F2 भी जीरो। अब क्या ऐसा हो सकता है? देखिए एक्सेलरेशन, या तो अगर 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 S1 का एक्सेलरेशन जीरो है, तो पक्का क्वेश्चन के हिसाब से S2 के पास एक्सेलरेशन है, और अगर S2 का एक्सेलरेशन जीरो है, तो पक्का S1 के पास एक्सेलरेशन है, ओके। तो एक्चुअली मैं डी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने लगा, तो डी ऑप्शन में देख सकता हूँ, डी ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर S1 के पास एक्सेलरेशन है, ओके, तो इन दैट केस F2 जीरो हो सकता है, लेकिन फिर F1 तो जीरो नहीं होगा। और अगर S2 के पास जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब S1 के पास माइनस A का एक्सेलरेशन है, तो फिर F1 जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है, इसलिए आंसर है। और सी देखें तो सी तो क्लियरली पॉसिबल केस है, इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक्सेलरेशन हो सकता है, तो स्यूडो फोर्स दोनों के फ्रेम में हो सकता है, ओके।